सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। विद्यालोक में आपका स्वागत है, वही बात हिंदी में है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा एसएसटी कंप्लीट करा के दिया जाएगा। जैसे आपको इंग्लिश दिया गया था, इंग्लिश मैच किया। जैसे आपको साइंस दिया गया था, साइंस मैच किया। एसएसटी भी दिया जाएगा और ये भी मैच करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये भी पूरा मैच करेगा। हम पूरा आशा करते हैं कि आपको ये सारा पसंद आएगा। आपके लिए 200 एमसीक्यू लेके आए हैं। कंप्लीट एसएसटी पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। 200 से ज्यादा एमसीक्यू है। इसके अलावा क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ दे दिया जाएगा। आप वो एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। मेरा मानना है दोस्त कि अगर तुम कंप्लीटली रिवाइज करके जाते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर तुम कंप्लीटली रिवाइज कर चुके हो और तुमको वन शॉट लेक्चर जैसा कुछ चाहिए जिससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए, कुछ क्वेश्चन भी लगा लो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी तुमको दिख जाए जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और तुम्हारे एग्जाम्स में भी आने का चांस बनता है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन लगाना। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, फिर क्वेश्चंस आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे, जाके ज्वाइन नाउ करेंगे, ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने पे आप वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आपको वहां पे अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, जो आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी वहां पे आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन का सिलसिला हमारा जारी होता है यहां से। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? बोल रहा है सबसे 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 प्यारा क्वेश्चन सीबीएसई का यही है कि पूछता है कि कौन ये बात कहा था। कौन सा बात कहा था सर? कौन ये बात कहा था कि when France sneezes whole the rest of the Europe, oh my god, when France sneezes the rest of the Europe catches cold। मतलब कहने का क्या है कि जब फ्रांस छींकता है, स्नीज मतलब क्या होता है? छींकता है, तो पूरा यूरोप को कोल्ड हो जाता है। ये एक व्यंग है जो बोलता है कि जो फ्रांस करता है बाकी लोग भी वो करते हैं। कौन बोला था भाई? ये बोला था ड्यूक मेटरनिक। कौन बोला था भाई? ड्यूक मेटरनिक ने बोला था। ठीक है, ठीक है, आप कंटेक्स्ट में याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन को एक वर्ड इधर उधर कर देता है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि वो लड़ा नहीं। लड़ा है बाबू, इधर उधर थोड़ा सा तो होता ही है। हम साइंटिस्ट थोड़ी हैं, हम पेपर नहीं ना सेट किए हैं। मेरे नाना के यहाँ से नहीं आया है, तुम्हारे नाना के यहाँ से भी नहीं आया है। तो हम जो बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है। अब लड़ जाता है तो ये तो अच्छा ही बात है, और नहीं लड़ता है तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मास्टर खराब है। मास्टर तो सब पढ़ाया था, क्यों नहीं तो पढ़े थे। और अब नहीं पढ़े हो तो ध्यान से इसको भी समझ के जाओगे तो होगा। हाँ, अगर इधर उधर पलट देता है वर्ड और उसके बाद भी तुम नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब तो बाबू तुमको अभी बहुत चीज सीखना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा खुद भी समझदारी दिखाओगे तभी काम बनेगा, है ना। ठीक है, और जैसे बाकी सब्जेक्ट लड़ा है ये भी लड़ेगा, गारंटी है ना। और कहोगे तो मैं आगे दिखा दूंगा, है ना। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि कौन सा ट्रीटी है जो रिकॉग्नाइज करता है ग्रीस को इंडिपेंडेंट बनाता है। कौन सा ट्रीटी है जो ग्रीक को इंडिपेंडेंट दिलाया था? बात समझ में आ रहा है? कौन दिलाया था बाबू? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। कौन सा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या कराया था? ग्रीस को आजादी दिलाया था। सब लोग बोलते थे कि ग्रीक को आजादी चाहिए, है ना। एक और पोएट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। याद है तुम लोग को? तो लॉर्ड बायरन जो थे, लॉर्ड बायरन इसके लिए लड़े थे। बात समझ में आ रहा है? हाई फीवर की वजह से बेचारा वो मर गए थे। लॉर्ड बायरन कौन थे सर? है ना, ये फ्रीडम फाइटर थे। समझ लो कि ये लड़ते थे किसके लिए? ग्रीस के लिए। और वो क्या करते थे सर? पोएट थे। एक्चुअली में क्या थे वो? अपना क्या करते थे? वो पोएट थे, पोएम लिखते थे। हालांकि वो ग्रीस को आजाद कराने के लिए लड़े थे। उसके बाद वो मर जाते हैं और उसके बाद से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन होता है जिसमें ग्रीस को आजाद करा दिया जाता है। इतना बात याद रखिएगा आप। इसके अगल बगल से भी क्वेश्चन आता है, जैसे ग्रीस हो गया, लॉर्ड बायरन हो गया, पोएट हो गया, ये सब चीजों से क्वेश्चन आता है, तभी भी आप कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इसमें से कौन है जो यंग इटली नाम का सीक्रेट सोसाइटी बनाया था? कौन है इसमें से? कौन है जो यंग इटली नाम का सीक्रेट सोसाइटी बनाया था? तो उसका क्या नाम था? याद है तुम लोगों को? ग्यूसेपी मैग्जीनी। कौन है? ग्यूसेपी मैग्जीनी। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्यूसेपी मैग्जीनी से एक क्वेश्चन आता ही है, पहले बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं आगे। अब बोल रहा है कि क्राउन ऑफ ओक, तुम देखे थे कि जो जर्मनिया थी, जर्मन एम्पायर की जर्मनिया जो लेडी थी, वह हाथ में फ्लैग और पूरा झंडा पहने हुए और ओक लीफ पहनी हुई थी। तो जो ओक लीफ पहनी हुई थी वो, उसका जर्मनिया का जो ओक लीफ है वो किस चीज का सिंबल है? सिंबल था वो हीरोइज्म का। किसका सिंबल था सर? हीरोइज्म का सिंबल था। याद हो रहा है क्या? समझ रहे हो? ठीक है, जर्मनिया क्या थी सर? जर्मन एम्पायर की एलोगरी थी। क्या थी? एलोगरी। एलोगरी का क्या मतलब होता है? ऐसा चीज जो सिंबलाइज करता है किसी देश को।
है ना, किसी देश को पर्सनिफाई कर रहे हैं, जैसे भारत माता। भारत माता क्या है? भारत माता कहीं होती है? नहीं होती, लेकिन भारत को दिखाया गया है माता की तरह। तो उसमें क्या दिखाया गया? एक लेडी है जो तिरंगा पहनी हुई है, पीछे शेर खड़ा है और हाथ में तिरंगा लेके खड़ी भी है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। उसी तरीके से हर देश का अपना एलोगरी होता है। समझ में आया बात? तो जर्मनिया भी क्या थी? एलोगरी थी। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जोल्वरीन। बोल रहा है जोल्वरीन जो शायद वोल्वरीन नहीं है, क्या है? वोल्वरीन नहीं है। तो जोल्वरीन जो साइन हुआ था, इसमें से कौन सा है, कब, मतलब इसमें से कौन सा है जो सही है जोल्वरीन के लिए? देखो, सबसे पहले ये कस्टम यूनियन है जो कि बना था 1834 में, जो पर्सिया शुरू किया था। क्या बात है? सही बात है। क्या बात है? सही बात है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, टेरिफिक बैरियर्स हटा दिया था, ये सही बात है, ये भी सही बात है, टेरिफिक बैरियर हटाया था। उसके बाद से क्या करता है? करेंसीज बहुत सारे होते थे, तुमको याद है? कुल 30 करेंसी होता था। कुल पहले कितना करेंसी होता था? 30 करेंसी होता था। अब कितना करेंसी हो गया था? 2। जोल्वरीन के बाद कितना करेंसी हो गया था? 2। इसका मतलब कि करेंसी को लगभग 30 से कहां पे लेके चला आया था? 2 पर। तो क्या ये तीनों बात सही है? तो याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर शॉर्ट आंसर आता है तो ये तीनों पॉइंट लिख दोगे तो शॉर्ट आंसर हो गया ना, बन गया ना तुम्हारा शॉर्ट आंसर भी। तो शॉर्ट आंसर भी बन गया, एमसीक्यू भी बन गया। ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे ही बनते जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है हु होस्टेड द कांग्रेस। सुनो, कांग्रेस जो हो रहा है, कांग्रेस का सेशन हो रहा था वियना में। वियना में कांग्रेस का सेशन हुआ था ना 1815 में, जब तुमका वो लुई 16 जो था हार गया था। तो उसके बाद से एक सेशन होता है कांग्रेस का। तो वो जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसका जो होस्ट कौन किया था? उसको होस्ट कौन किया था? याद है? ड्यूक मैटरनिक होस्ट किया था उसको। कौन होस्ट किया था? ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, ठीक है। आगे ये है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नेपोलियन कोड। नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड पक्का आएगा, लिख के ले लो। बात समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं जो तुमको पढ़ के जाना चाहिए। समझ में आया? नेपोलियनिक कोड का लेके क्या इसमें से सही नहीं है? क्या ये राइट टू पॉवर्टी देता था? राइट टू पॉवर्टी कहां देता था? उसके बाद से इट एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। इट रिमूव ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ये भी सही बात लग रहा है। और इट ग्रांटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इट ग्रांटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द प्रेस। नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां दिया था? वो तो प्रेस को उल्टा दबा दिया था। बात याद आ रहा है? तो क्या है? तीनों ये गलत है, ये मतलब तीनों ये सही। इट ग्रांटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ओ, प्रॉपर्टी है, इसको हम पॉवर्टी पढ़ लिए थे। सॉरी, ये पॉवर्टी है बाबू, प्रॉपर्टी है बाबू, हम पॉवर्टी पढ़ लिए थे। राइट टू प्रॉपर्टी तो दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी दिया था। तो ये तीनों सही ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? गलत। ये तो गलत वाला ही सही है, गलत वाला ही सही है। गलत पूछा है, नाम से क्या पूछा है? नॉट ट्रू, मतलब गलत बताओ। तो गलत क्या है? चौथा, वही क्या हो गया? सही हो गया। तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। Who was the main architect of unification of Germany? जर्मनी को कौन बनाया था? किसके वजह से जर्मनी बना? तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसका हाथ था सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ऑटो वन बिस्मार्क। बहुत आसान, बहुत इजी, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क। Which treaty led to the organization of the Europe after Napoleon defeat? अच्छा, नेपोलियन हार गया जब, तो कौन सा ट्रीटी हुआ था? अभी ना बोले थे कि ट्रीटी ऑफ वेइना हुआ था। बोलेगा कौन होस्ट किया था? तो ड्यूक मैटरनिक होस्ट किया था। बात समझ में आ रहा है? ट्रीटी ऑफ वेइना कौन होस्ट किया था? ड्यूक मैटरनिक। और कहां हुआ था बाबू? ये हुआ था, मतलब किया कौन था? ये कांग्रेस होस्ट कर रहा था इसको। समझ में आया बात? ठीक है, ड्यूक मैटरनिक होस्ट कर रहे थे, एक्चुअली नाम उनका ड्यूक मैटरनिक था। मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेइना कांग्रेस जो 1815 में, वही ट्रीटी ऑफ वेइना जो साइन होता है 1815 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एस्टेब्लिश कर दे डेमोक्रेसी। नहीं, डेमोक्रेसी तो नहीं चाहता था। हाँ, मोनार्की चाहता था, अब मेंटेन करना चाहता था बैलेंस को। मतलब ये बी ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? आगे देखते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को देखते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कन्वेड किया गया था विच ईयर? बोल रहा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को किस साल में कन्वे किया गया था? तो कन्वे किया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को 1848 में। कब किया गया था? 1848 में। बहुत सारे लोग उसमें घुस जाते हैं, जर्मन लोग, और बोलते हैं हमको आजाद कर दो, लेकिन लात जूता खा लेते हैं, आर्मी भी आता है उनको पीट के जाता है। याद आ रहा है कहानी? तो ये बात है। ठीक है, 1848 में उसको क्या किया गया था? कन्वे किया गया था। अच्छा, आगे देखते हैं। Who played a major role in unification of Italy? इटली को यूनिफाई करने में किसका सबसे बड़ा हाथ था? तो किसका था? इटली है ना, तो यूसीपी गैब्रिडाली ना था बेचारा। गैब्रिडाली वाज द स्वॉर्ड। देखो, इटली आजाद हुआ तो राजा कौन बना बाबू? याद है? विक्टर इमैनुअल सेकंड। कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो बोला जाता है विक्टर इमैनुअल सेकंड, एक तुम्हारे एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है।
फिगर में क्या है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड खड़ा है और उनका पैर पकड़े हुए है, मतलब जूता पहना रहा है कौन, ग्यूसेपी गैब्रिडाली, और ग्यूसेपी गैब्रिडाली को बोला जाता है स्वॉर्ड ऑफ द नेशन। अब स्वॉर्ड ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बोला जाता है ग्यूसेपी गैब्रिडाली को। तो ये सारा बात भी याद रखोगे ताकि जब पूछेगा तो तुम लिख दोगे। आया बात समझ में? आगे देखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस बताओ, बाल्कन रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है यूरोप में? तो सुनो, सिग्निफिकेंस ये था कि ये लोग तो पहले से तुम देखोगे इनके वजह से, देखो इनके में इथनिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा था। क्या था? इथनिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा था, और इसके वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ था। बात समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ था। एक सेकेंड, इट वॉज रूल्ड बाई ब्रिटेन, इट वॉज अ पीसफुल रीजन, इट वॉज सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ये भी बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके वजह से हुआ था, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या था? क्योंकि इसका डाइवर्सिटी था, कन्फ्लिक्ट हुआ करता था। सिग्निफिकेंस झगड़ा होना थोड़ी सिग्निफिकेंस हो सकता है। ब्रिटेन रूल किया तो सिग्निफिकेंस थोड़ी हो सकता है। पीसफुल रीजन सिग्निफिकेंस थोड़ी हो सकता है। पीसफुल तो था भी नहीं है, तो पहला मार लेंगे। देखो एक चीज बताते हैं, इसमें मेन ऑप्शन खोजना बहुत मुश्किल था। जब तुमको ऐसा लगे कि ऑप्शन हम खोज ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कौन सा हो ही नहीं सकता, इसको देख के ही लग रहा है कि होगा ही नहीं। तो जब देख के ही लगता है कि होगा ही नहीं, तब तुम क्या करोगे कि उसको पहले काट दोगे। तो पहले हमको लगा ये, फिर ये, फिर ये, तो इसको काट दिए, जो बच गया वो आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी तुम लगा सकते हो। जब नहीं समझ में आए कुछ तो सबसे पहले देखो क्या सबसे गलत है, उसको पहले काट के हटा दो। इससे तुमको चुनने में आसानी होगा। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन चुनने में आसानी होगा। एक भी ऑप्शन छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ तो मार के ही आना। बात समझ में आ रहा है? तुक्का उक्का कुछ मारो, और जो पढ़ रहा है मन से, साल भर जो पढ़ा है, उसको तो तुक्का का जरूरत है नहीं। समझे बात? तो व्हाट डज टर्म कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म याद है तुम लोगों को? कंजर्वेटिज्म लोग चाहते थे कि बिल्कुल भी हम लोग अपने आप को चेंज ना करें, जो पहले से है उसी को रहे। जैसे मोनार्की है तो मोनार्की रहेगा, राजा है तो राजा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? उनको कंजर्वेटिज्म बोलते थे। तो कंजर्वेटिज्म जो थे 19th सेंचुरी में, वो क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल जो चीजें चलती आ रही हैं, हमारे पूर्वजों ने वो फॉलो किया है, जैसे राजा को माना गया है, मोनार्की को माना गया है, चर्च को माना गया है, वही सब चीजों को माना जाए और कोई भी नया नियम, नया चीजें लागू नहीं किया जाए। अगर चेंज भी किया जाता है तो थोड़ा स्लो चेंज किया जाए, ताकि हम लोग को एडजस्ट करने में आसानी हो। उनको बोला जाता था। तो ये मोनार्की को फॉलो करते थे और ट्रेडिशनल चीजों को प्रमोट करते थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोनार्की को रेजिस्टेंट करते थे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंट मतलब रोकना। तो मोनार्की रोकना चाहते थे? नहीं, मोनार्की तो चाहता था ही सब, डेमोक्रेसी चाहता था, बक मोनार्की चाहता था। और इनकाउंटर द इंडस्ट्रियलिस्ट, एनकरेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बट नया चेंज चाहता ही नहीं था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्यों चाहेगा? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं चाहेगा। ठीक है। अब बताओ कि रोल ऑफ नेपोलियन यूनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म में। लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया पूरे यूरोप में, तो उसमें नेपोलियन का हाथ तो था ना। तो क्या हाथ था, मतलब क्या काम किया था? तो वो क्या किया था? लोगों को ही सपोर्टेड नेशनलिस्ट मूवमेंट, ही इनकरेज द स्पिरिट ऑफ, हाँ ये है। इसके वजह से वो क्या किया था? लोगों में नेशनलिस्ट आइडिया फैलाया था। लोगों के अंदर क्या फैलाया था? नेशनलिस्ट आइडिया फैलाया था। आगे आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इन्वॉल्व इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन सा देश नहीं था? ऑस्ट्रिया था, सही बात है। फ्रांस था, सही बात है। पर्सिया था, सही बात है। कौन नहीं था? डी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the main impact of the Treaty of Vienna? सुनो, तुमको जो आंसर आता है तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसमें शर्माना नहीं है। 1 रुपया भी तुम्हारा खर्च नहीं होगा। जितना तुम लग के पढ़ोगे उतना तुम अच्छे से समझोगे। बात समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। तो मेन इंपैक्ट क्या था? ट्रीटी ऑफ वेना की वजह से क्या हुआ? तो ट्रीटी ऑफ वेना की वजह से क्या हो गया बाबू? रीस्टोर कर पाए कंजर्वेटिव मोनार्की को। क्या कर पाए? रीस्टोर कर पाए। मोनार्की जो था दोबारा से स्टेब्लिश कैसे हुआ था वहां पे? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ, तो वो लोग बोले कि हम लोग पहले लुई 16 के खानदान को ही रखेंगे, पहला बात। और दूसरा बात, जो चर्च का लेवल था वो वैसा ही रहेगा। जो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था पहले से सोसाइटी, है ना, कलरगी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट, उसी में हम बांट के रखेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये लोग ऐसे ही रखा था। ठीक है। अब क्या होता है? किस साल में जर्मनी यूनिफाइड होता है? ओ हो हॉट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है। तो किस साल में जर्मनी यूनिफाइड होता है? आइए देखते हैं। अंदाजा है आपको? नहीं है। ये है, क्या है? सी है। सी है, समझे? अब देखते हैं आगे। अब आ जाता है कि बताओ बाबू, नेशन स्टेट कौन सी होता है यार? ई का है, ई जानते हो?
देखो नेशन स्टेट कौन सी होता है, नेशन स्टेट ऐसा चीज होता है जिसमें सिंगल इथनिक ग्रुप हो और गवर्नमेंट हो, जिसका एक जैसे लोग, वहां पे रहने वाले लोग एक जैसे हो और वहां का गवर्नमेंट भी एक हो, उसको क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नेशन स्टेट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और देखो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एम्पेरर है जो जर्मनी को 1871 में राजा बना। जर्मनी 1871 में आजाद हुआ था ना, तो जर्मनी का राजा बना कौन था उस समय। देखो जर्मनी का राजा तो पर्शियन आदमी ही बना था और उसका नाम था विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट याद रखोगे, है ना, विलियम फर्स्ट याद रखोगे, विलियम फर्स्ट। और तुमको याद है कि एक आदमी था जो कि इनकार कर दिया था क्राउन लेने से, याद है वो कौन था, फेडरिक विलियम सेकेंड, नहीं फोर्थ। तो फेडरिक विलियम फोर्थ जो था वो मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे। समझ में आया, ठीक है। अच्छा आते हैं सर इधर, बोल रहा है जल्वरीन जो है जर्मनी यूनिफिकेशन में उसका क्या हाथ रहा है, जर्मनी यूनिफाई में जल्वरीन का क्या रोल रहा था। तो उसका रोल ये रहा था, देखो जर्मनी यूनिफिकेशन में इसलिए रोल रहा उसका क्योंकि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, क्योंकि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन आ गया। क्या आ गया था, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन आ गया था। कितना आसान बात है। देखो जब पैसा एक जैसा हो जाएगा तो लोग भी आपस में बिजनेस करने लगेंगे, उसे ट्रेडिशन कल्चर का आदान प्रदान होगा तो लोग एक जैसा रहने लगेंगे। आया समझ, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा ऐसा कंट्री है जो जर्मन यूनिफिकेशन में प्रोसीड किया, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जो जर्मन यूनिफिकेशन को स्टार्ट किया, मतलब कौन ऐसा कंट्री है जो जर्मनी के यूनिफिकेशन में हाथ बटाया, है ना, कौन सा कंट्री है, याद आ रहा है तुमको, वो है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फ्रांस नहीं है, पर्सिया, बिल्कुल यही है, यही है, यही है, ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 1830 से 1848 का जो रेवोल्यूशन हुआ है फ्रांस में, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो उससे इंपैक्ट ये पड़ा है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज जो है वो एनकरेज हुए और नेशनलिज्म भी एनकरेज हुआ। क्या हुआ, डेमोक्रेटिक आइडिया और नेशनलिज्म देशों में बढ़ा। लोग अपने आप को एक देश की तरह देखना शुरू कर दिए, एक नेशन की तरह देखना शुरू कर दिए। लोगों में जो देशभक्ति है वो जागा, नेशनलिज्म जागा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान से सुनना, रेड शर्ट जो है इटालियन यूनिफिकेशन में कैसे काम आता है, मतलब कौन शुरू किया था, रेड शर्ट वाला, है ना, इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटालियन यूनिफिकेशन रेड शर्ट में गैब्रिडाली होगा, इसका क्या होगा, गिउसेपी गैब्रिडाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अगर तुमको फास्ट लग रहा है वीडियो तो 2x पे बिल्कुल मत देखना बाबू, बहुत फास्ट पढ़ाए हैं, बहुत आराम से तुमको 2 घंटा में निकल जाएगा। तो 2 घंटा शांति से बैठ के देख लो, 2 घंटा 3 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। अब 2 घंटा जाए चाहे 3 घंटा जाए, जो हो जाए, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, देखते जाओ। आगे बढ़ते, देखो वोल्कगिस्ट मतलब क्या होता है, वोल्कगिस्ट मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल होता है ना भाई 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 भाई, याद रखोगे, वोल्कगिस्ट मतलब स्पिरिट ऑफ द पीपल, याद रहेगा क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है किसको, रोमांटिसिज्म को, रोमांटिक आइडिया को, किन लोगों में, है ना। तो वो करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म। आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म की वजह से कहां पे हुआ था सबसे ज्यादा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म आता है उन लोगों में, ठीक। उसके बाद से क्या है कि कौन सा ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव है जो सीक्रेट सोसाइटी बनाया करता था, कार्बोनरी, देखे वो इटली में कार्बोनरी में काम करते थे पहले, गुस्यूपी मैगजीनी, ठीक है। तो क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा होगा इनका सीक्रेट सोसाइटी बनाने का, क्या चाहते थे ये लोग, ये चाहते थे कि मोनार्की बढ़ जाए। मोनार्की को तो ये चाहता ही नहीं था, सब नेशनलिस्ट था ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते थे, नहीं। क्या ये चाहते थे कि यूनाइटेड रिपब्लिक बने, हाँ ये तो चाहते थे, यही तो चाहते थे। क्या चाहते थे कि देश आजाद हो जाए, यूनाइटेड रिपब्लिक बन जाए, यही ये चाहते थे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोल्वरीन, इसमें से कौन सा है, जोल्वरीन जो है वो बनाया गया था जर्मन स्पीकिंग रीजन में। तो 1834 याद रखोगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोल्वरीन कब बना था, 1834 में। कब बना था, 1834 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लैंग्वेज जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोट करना शुरू कर दिया था, फ्रेंच ही करेगा ना। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम बोल रहे हो तो कोई दूसरा लैंग्वेज हो सकता है, हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, आया समझ। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, आया समझ, ठीक है। कौन सा ऐसा आदमी है जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब उसको दिया गया था क्राउन तो वो बेचारा रिजेक्ट कर दिया था। अभी बताए थे तुमको, अगर तुम ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो तो तुमको याद होगा, अभी हम बताए थे कि कौन रिजेक्ट कर दिया था, है ना। क्या बोले थे, फेडरिक विलियम फोर। कौन बोला थे, कौन था, फेडरिक विलियम फोर, याद रखोगे, ठीक है। कौन लिया था बाद में, कौन, विलियम वन, ठीक है।
ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिजल्ट ऑफ नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड में ये नहीं था, बताओ क्या इसमें से है जो नेपोलियनिक कोड में नहीं था। तो जो जो था उसको याद रखोगे, नेपोलियनिक कोड पूछेगा तो टिप दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा मतलब, ठीक है। हाँ पैसा हम दे देंगे, नंबर तुम ले आओ, ठीक ना, नंबर ले आओ, रिजल्ट दिखाओ, फिर पैसा हम देंगे। सुनो, एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, ये तो सही बात है, ये तो था। बोल रहा नहीं था, क्या बताना है, नहीं था, ये तो था ना, तो ये आंसर थोड़ी होगा। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है, मतलब था तो आंसर नहीं होगा, वो बोला नहीं था बताना है। तो प्रमोशन ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की, नहीं ये नहीं था भाई। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो बोलता था लेकिन ये नहीं था, तो ये नहीं था तो यही आंसर है, नहीं था तो यही आंसर होगा। वो क्या बोला है, नहीं था। एग्जाम में ध्यान से देखना, ये नोट नहीं पढ़ोगे ना तो खेला हो जाएगा, फिर समझे, नहीं पढ़ोगे, नोट नहीं पढ़ोगे, पहला ही ऑप्शन पढ़ोगे, सही दिखेगा, मार्क निकल जाओगे, बस हो गया गलत में, समझे ना। इमोशनल फूल नहीं बनना है, समझे, इमोशनल फूल नहीं बनना है, समझे। तो बीच गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया, बोल रहा है कि इनॉर्मस पावर दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप इंडिया में कुछ भी होता है तो उसको दबा सकते हैं। रॉलेट एक्ट दिया था, कौन दिया था सर, रॉलेट एक्ट। इसमें बोला गया था कि आप किसी को भी कभी भी दबा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं बिना किसी परमिशन के, उसका परमिशन भी नहीं चाहिए, जब आपको मन है जेल में डाल दीजिए, आया समझ। तो ये तो बहुत खतरनाक बात कर दिया था सर, इसीलिए इसके लिए बहुत सारा खेल भी हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन शुरू किया था, बक इतना आसान सवाल पूछबो नहीं करेगा वो, है ना, फिर भी हम बता दे रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन शुरू किया था, महात्मा गांधी। कौन शुरू किया था बाबू, महात्मा गांधी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऐसे, हाँ इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा मेन रीजन है कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था उसके अगेंस्ट में। तो साइमन कमीशन जब इंडिया में आता है तो उसके अगेंस्ट में क्यों प्रोटेस्ट करने लगते हैं लोग, तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये इट वाज सेंट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं, इट प्रपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल बट इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर। हाँ ये बात है कि वो लोग कमीशन तो बनाया था साइमन कमीशन, लेकिन उस कमीशन में किसी भी इंडियन को नहीं रखा गया था। तो इन लोगों को बुरा लगा था कि तुम अपने से कमीशन बना लिए और हम लोग को रखे ही नहीं हो, तो फिर इस कमीशन का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो ये बात है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बोल रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इसमें से कौन सा है जो फीचर नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या है, हमको कोऑपरेट नहीं करना है। कोऑपरेट नहीं करने का मतलब उनका कुछ भी उनका किसी भी लॉ को नहीं मानना है, उनको किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करना है। तो वायलेंट मेथड, वायलेंट मेथड थोड़ी ना, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स वो तो था, बॉयकॉट नहीं करेगा। नॉन कोऑपरेशन में बॉयकॉट करने के लिए बात नहीं किया था। अच्छा रजिस्ट्रेशन थी, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, प्रोमोशन ऑफ खादी, नहीं, ऑप्शन यहाँ पे ए ही ज्यादा सही है। क्या है, ए ज्यादा सही ऑप्शन है, समझ में आया, ठीक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड जालियनवाला बाग, देखो जालियनवाला बाग कब हुआ था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। जालियनवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, मैसेकर मतलब हत्या, मैसेकर मतलब होता है जंग संहार, तो जंग संहार जो होगा कब हुआ था, 1919 में, आ रहा है 1919 में। अब आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, फर्स्ट बार आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहां पे एक्सपेरिमेंट किए थे गांधी जी। तो गांधी जी को ना याद है तुम लोगों को कि ट्रेन में से उठा के अफ्रीका वाला फेंक दिया था कलवा बोल के, अरे नहीं, मतलब बोला था कि तुम काले हो तो इसीलिए फेंक दिया, समझ में आ रहा बाहर। तो गांधी जी को आ गया गुस्सा, कैसे तुम हमको फेंक दिए, तो जब फेंक दिया तो गांधी जी सत्याग्रह कर दिए। तो कहां पे किए थे बाबू सत्याग्रह, साउथ में किए थे, साउथ अफ्रीका, साउथ में नहीं, साउथ अफ्रीका, ठीक है, हाँ साउथ अफ्रीका होगा। बोल रहा है कि नॉट, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इन्हें सही वाला मार दे, गलत वाला मारना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसमें से कौन सा, बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिमांडेड, डिमांड ऑफ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें से क्या नहीं मांग रहा था, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, हाँ ये तो चाहिए था सबको, तो ये आंसर नहीं है, गलत बताना है ना, गलत बताना है। फुल इंडिपेंडेंस, ये भी बात सही है कि वो नॉन डिसोबीडियंस मांगते थे। उसके बाद से क्या बोलते हैं, राइट टू वोट फॉर ऑल इंडियन, ये भी मांगता था। जमींदारी सिस्टम, नहीं 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 नहीं, यही तो गलत है, यही गलत है, तो यही आंसर है सर, गलत पूछा है, जो गलत है वही आंसर है, आया समझ में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया तुम्हारा सही। उसके बाद से बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बार बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड इरविन, कौन था, लॉर्ड इरविन, कौन बबुआ, लॉर्ड इरविन, ये वाला दम है तो पढ़ लेना, ठीक ना, पढ़ के और बताना हमको क्या पढ़े हो तुम, ठीक।
खैर अभी देखो इसमें से फिर नोट पूछा, नोट मतलब नोट पे ज्यादा ध्यान रखोगे। नेपोलियनिक कोड में इसमें से ज्ञान नहीं था, तो क्या नहीं था बाबू? क्या वो फ्यूडल सिस्टम को हटाना चाहता था? सही है। उसके बाद से क्या एबोलिश ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ? सही है। प्रमोशन ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की? सही है। बट एब्सोल्यूट मोनार्की थोड़ी ना वो बोलने लगा था, तो यही ना गलत हो गया। प्राइवेट, अच्छा ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पे, तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा सही? सी। क्या हो गया? पीछे किए थे ये वाला क्वेश्चन, रिपीट हो गया, गलती है, ठीक ना। पूना पैक्ट, ध्यान से देखना, पूना पैक्ट जो साइन हुआ था, कौन साइन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। किसके लिए हुआ था सर? एससी एसटी और दलित को सम्मान दिलाने के लिए। समझ में आया? तो गांधी जी भी झाड़ू वाड़ू लेके पूरा मारने लगे थे कि बोले थे हम भी दलितों का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो किसके किसके बीच में हुआ था? कौन से लीडर थे बाबू? वो भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी तो थे ही, और कौन था? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। अब क्या है, बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज जो है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब लिया गया था? तो लाहौर में लिया गया था बाबू। कब? 1929 में। समझ में आया? याद रखोगे, इसको अडॉप्ट किया गया था कब? 1929 लाहौर सेशन में। एक बाल गंगाधर तिलक जो है ना, वो एक न्यूज़पेपर बनाते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या बनाते हैं? एक न्यूज़पेपर बनाते हैं। न्यूज़पेपर का क्या नाम था? केसरी नाम था। क्या नाम था? केसरी। यंग इंडिया पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है। और सुनिए हमारा बात, आज के समाचार में आपका स्वागत है दोस्तों, देवी और सजनों, ध्यान से सुनिएगा। पहला है ध्यान से सुनिएगा, आपका स्वागत है यहाँ पे। आयरन मैन ऑफ इंडिया बता देंगे कौन है? आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के सवेरे सवेरे बासी खबरें लेके आए हैं आपके साथ, ताजा चाय लेके बैठिएगा और शुरू करते हैं अपना एक और क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी विच इंसिडेंट लेड टू द नॉन सस्पेंशन ऑफ, अच्छा महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों रोक दिए थे? क्या हो गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद है तुम लोग को चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा, तो वो बोले कि हम कॉल ऑफ कर रहे हैं अभी तो चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरे में क्या हुआ था सर? बहुत सारे लोगों को एक साथ जला के मार दिया गया था, जिसकी वजह से चौरी चौरा की वजह से ये बात हुआ। अब बोले 1960 एक फेमस एग्रीमेंट साइन हुआ था। कब? 1916 में, ठीक है। किसके बीच में साइन हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। उसका क्या नाम था? लखनऊ पैक्ट। थोड़ा सा ये आउट ऑफ द सिलेबस हो गया बच्चा, लेकिन देख लेना यार, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं देवी और सजनों, ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चन आप मार दीजिएगा। विच मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कौन सा मूवमेंट लॉन्च करते हैं? ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में। सब कोई जानता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब क्या आता है? तो इंडियन फ्लैग जो है कौन बनाया था पहली बार? मतलब 1847 में फ्लैग कौन बनाया था जिसका अडॉप्ट किया गया था? तो उसका होगा पिंगली बेंकया। पिंगली बेंकया। रविंद्रनाथ टैगोर मार रहे थे, गलत किया तो, ठीक है। पिंगली बेंकया, पिंगली बेंकया का था, लेकिन नहीं समझा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि प्री मॉडर्न ट्रेड रूट जो था वो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था। कौन सा रूट? सिल्क रूट था सर, सिल्क रूट से कनेक्ट होता था। सिल्क रूट जो था वो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, मतलब चाइना को करता था पूरे यूरोप से कनेक्ट, और चाइना से तो इंडिया कनेक्ट था ही पहले से। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिल्क रूट हो गया। अब बोल रहा है कि एक डिजीज था जो यूरोपियन लोग क्या करते थे, लेके चले जाते थे अमेरिकन लोगों के पास और उनको लगा देते थे, फिर अमेरिकन लोग मर जाते थे। कौन सा बीमारी था सर वो? चिकन पॉक्स? नहीं, स्मॉल पॉक्स। कौन सा था? स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, बोल रहा है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी जो था पहली बार डेवलप किया गया था किस कंट्री में? चाइना वाला किया था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम यूज करता था ये लोग। कौन सा सिस्टम यूज करता था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है, इसके यहाँ से चोरी होकर दूसरे सब जगह जाना शुरू हो जाता है। बोला जा रहा है कि किसको क्रेडिट दिया जाता है कि पहली बार वो प्रिंटिंग मशीन बना दिए थे, मतलब पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन बनाया था? जॉन गुटेनबर्ग। याद रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉन गुटेनबर्ग। कौन है? जॉन गुटेनबर्ग। जॉन बनेगा डॉन। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या है, देखो कौन सा बुक है जो मार्टिन लूथर पहला बार प्रिंट किया गया था? कौन सा बुक है जो पहले बार प्रिंट किया गया था? ले 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 डायमंड सूत्रा है, सिर्फ उसमें 6 पेज थे। कौन सा बुक था बाबू? डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्र 6 पेज था उसमें सिर्फ। ये पहला बुक है जो प्रिंट किया गया था। उसके बाद से बोला गया है कि जॉन गुटेनबर्ग जो थे वो प्रिंटिंग तो प्रेस कब डेवलप करते हैं? कौन सा साल में?
याद है तुमको कुछ? कौन सा साल है बाबू? 1448। याद रखने वाला क्वेश्चन है ना, 1448 याद रखो, 1448 है ना। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कौन सा ऐसा प्रिंटिंग प्रेस जो है, देखो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विच मूवमेंट, किस मूवमेंट से प्रिंटिंग प्रेस जो था वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था? रिफॉर्मेशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, ज्यादा से ज्यादा बुक छपने लगा, लोगों का आइडिया बढ़ने लगा, लोग अलग अलग चीजें सोचने लगे, तो लोगों का रिफॉर्मेशन हुआ, है ना। तो लोगों का जो दिमाग है वो विकसित हुआ। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसमें से कौन सा जो है प्रिंट कल्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को, देखो प्रिंट कल्चर कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंपैक्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपैक्ट, बोल रहा है कि कौन सा इसमें से जो दिया गया है इंपैक्ट डालता है प्रिंट कल्चर वाला, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे डालता है इंपैक्ट। तो क्या करता था फ्रेंच रेवोल्यूशन को? स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडिया इसीलिए फैल पाता था क्योंकि वो लोग अखबार छापते थे, मैगजीन छापते थे और लोग पढ़ते थे उसको, उससे क्या होता था, ये लोग अपना आइडिया फैला पाते थे लोगों में। तो रेवोल्यूशनरी आइडिया फैला कैसे? क्योंकि प्रिंट हो पाता था। अगर प्रिंट कल्चर होता ही नहीं, तो प्रिंटिंग होता ही नहीं, तो बुक मैगजीन छपता ही नहीं, अखबार छपता ही नहीं, तो कोई उसके बारे में पढ़ ही नहीं पाता, तो लोग जान भी नहीं पाते, आइडिया भी लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाता, तो रेवोल्यूशन धरा का धरा रह जाता। बात समझ रहे हो? तो ये बात है। अब ध्यान से देखना, 60 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें बोला जा रहा है कि पब्लिकेशन, देखिएगा कि विच इंडियन लैंग्वेज सॉ द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। पहला प्रिंटेड बुक, इंडियन लैंग्वेज तो बहुत सारा है, लेकिन पहला प्रिंटेड बुक किस लैंग्वेज में प्रिंट किया गया था? वो है तमिल। कौन सा है? तमिल है, याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, विच इंट्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था? तो पुर्तगीज लोग लेके आए थे। कौन लेके आया था? पुर्तगीज लोग लेके आए थे। अब आ जाता है क्वेश्चन कि देखो, मार्टिन लूथर किंग नाम के एक राजा थे। क्या था? मार्टिन लूथर किंग। वो क्या करते हैं, जर्मनी में सबसे पहली बार एक बुक को ट्रांसलेट करते हैं। तो कौन सा बुक था, उसको ट्रांसलेट ये करते हैं जर्मन में। बुक पहले से किसी और लैंग्वेज में था, उसको ट्रांसलेट करते हैं ये जर्मन में, और जिसके वजह से कॉमन लोगों को भी मिल सके वो। तो कौन सा बुक था? बाइबल था वो। कौन सा बुक था? बाइबल को जर्मन में चेंज करते ताकि लोग बाइबल भी पढ़ पाए। समझ में आया बात? ठीक है। अब सुनो, ये है आपका पूरा लास्ट क्वेश्चन, जो आपका जो हिस्ट्री है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हिस्ट्री का लगभग आपको 60 क्वेश्चन करा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था एक, वो क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया था मतलब? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगाया गया था, वो लगाया गया था इसमें से, तो इसका होगा, इसका देखो 1878 होगा। कौन सा होगा? 1878 होगा। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ओहो हाँ यहाँ कर लेते पहले, हाँ अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है कैसा रिसोर्स है, किस टाइप का रिसोर्स है? क्या वो रिन्यूएबल है, क्या वो बायोटिक है, क्या वो फ्लो है मतलब कंटिन्यूअस है, या नॉन रिन्यूएबल है? तो नॉन रिन्यूएबल है ना भाई, कैसा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आया समझ में? ठीक है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखोगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी को किस में रख सकते हैं? रिप्लेनिसेबल है, रिप्लेनिसेबल है, कभी खत्म नहीं होगा। टाइडल बार बार समुद्र में से टाइड्स आता रहेगा और तुमको एनर्जी मिलता रहेगा, तो ये रिप्लेनिसेबल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। ध्यान रहे, पंजाब या हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या था? ओवर इरिगेशन कर दिए थे ये लोग, बहुत ज्यादा पानी डालना शुरू कर दिए थे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ये आपका कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओवर इरिगेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरेस, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें टेरेस कल्टीवेशन होता है? तो तुमको मालूम है, जहां पे पहाड़ वहाड़ होता है वहीं पे टेरेस कल्टीवेशन होता है। और वो कौन सा स्टेट होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह आराम से मिल जाता है, प्लेन में थोड़ी होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तो होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जहां पे पहाड़ होगा वहीं पे टेरेस फार्मिंग होता है। उसके बाद से बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है? ब्लैक सॉइल कहां पे पाया जाता है? तुम बताओ। जम्मू कश्मीर, गुजरात। हाँ यार, गुजरात कहां पे? गुजरात सही था, गुजरात ही तो सही है। गुजरात में पाया जाता है ब्लैक सॉइल। और कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में। समझ में आया बात? ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि कितना परसेंट लैंड जो होना चाहिए फॉरेस्ट होना चाहिए। किसी भी देश का कितना परसेंट लैंड फॉरेस्ट होना चाहिए? ये तुम याद किए थे, तुम लोग को याद कराया गया था कि लगभग 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। किसी भी देश का जो लैंड है, टोटल लैंड में से 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं लेकिन रटते जाएंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स।
एंड ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम इज कॉल्ड, बोल रहा है कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है निकालने के लिए रिसोर्स को, लेकिन रिसोर्स है तुम्हारे पास, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टॉक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक है, वो स्टॉक में है, मतलब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम उसका यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी होगा तो तुम उसका यूज कर सकते हो, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजर फॉर सिक्योर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के लिए ये सही नहीं है, कौन सा है जो नहीं है मेजर? तो देखो, स्ट्रिप फार्मिंग करना हाँ है, टेरेस कल्टीवेशन करना है, शेल्टर बेल्ट है, लेकिन ओवर ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर नहीं यार, पानी ज्यादा निकाल दोगे तो यही गलत बात है। गलत ही पूछा है तुमसे, क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो सही वाला मतलब गलत वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा था? तो क्या हो जाएगा? 4। अब आता है लैंड दैट कल्टीवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, मतलब अनकल्टीवेटेड, 5 साल से कोई जमीन को छोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? 5 साल से वहां पे खेती किया ही नहीं गया है, तो उस लैंड को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब उस पर कल्चर तो किया जा सकता है, खेती तो किया जा सकता है, लेकिन वेस्ट लैंड है, उस पर खेती नहीं किया जा रहा है, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, इसके बाद से हो गया कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से कौन सा रिन्यूएबल है? देखो, ये फॉसिल फ्यूल है तो रिन्यूएबल नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल है रिन्यूएबल नहीं होगा। नेचुरल गैस कहां से आता है? पेट्रोलियम से ही आता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? सोलर एनर्जी, ये रिन्यूएबल है, सन का एनर्जी तो हमेशा आ रहा है ना, वो कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, तो रिन्यूएबल हो गया। आया समझ में? आगे देखते हैं, आगे देखो, कौन सा सॉइल है सबसे ज्यादा सुटेबल होगा कॉटन को उगाने के लिए? तो कॉटन को क्या बोला जाता है? कॉटन को अथी ब्लैक सॉइल को बोला जाता है, कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। अब आ जाता है बात कि इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो रिप्लांटेशन इज नोन एज, अच्छा, पेड़ को अगर तुम दोबारा लगा रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लांट करना, मतलब एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को लगाना या प्लांट को लगाना। ये क्या पूछा है कि एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? कटिंग डाउन ट्री विदाउट रीप्लांटिंग इज नोन एज, नो 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 नो, बोल रहा है कि पेड़ को काटा जा रहा है लेकिन उसका प्लांटिंग नहीं किया जा रहा है, तो पेड़ काटा जा रहा है ना, तो वो क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन हो गया। क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन। उसको पेड़ काटना बोलते हैं। पेड़ को काट रहे हो, पेड़ लगा नहीं रहे हो, तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ तो काटा जा रहा है लेकिन उसकी जगह पे दूसरा पेड़ नहीं लगाया जा रहा है। वही एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटा जा रहा है तो उतना पेड़ लगाया भी जा रहा है। आया समझ में? या उससे ज्यादा भी लगाया जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, इसमें से बायोटिक कौन है? बायोटिक मतलब जिसके पास सांस हो, बायोटिक मतलब जिंदा चीज। तो रॉक जिंदा है, एयर जिंदा है? नहीं। एनिमल, सही बात है, एनिमल सही है। आया समझ में? ठीक है, अब क्या होता है? लेटरेट सॉइल जो होता है कहां पे पाया जाता है? याद रखोगे, लेटरेट सॉइल एक ही जगह पाया जाता था, केरला वाला रीजन में। कहां पे पाया जाता था? केरला वाला रीजन में। ठीक है, अगर ऐसे याद करके जाओगे तो मार क्या होगा पूरा समझ में आ रहा है। फिर बोलता है सिंपल सिंपल सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्या क्या करवा, किससे लैंड डिग्रेडेशन रोका जा सकता है? डिफॉरेस्टेशन से, और लैंड खराब हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग बहुत ज्यादा, तभी भी खराब हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन, हाँ हाँ हाँ, पेड़ लगाओगे तो किया जा सकता है, तो पेड़ लगाने से मिट्टी को बचाया जा सकता है। मिट्टी के डिग्रेडेशन को, लैंड डिग्रेडेशन को बचाने का तरीका क्या है? कि पेड़ लगाइए, और ज्यादा पेड़ लगाइए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल किसको माना जाता है? सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन है इंडिया में? एलुवियल सॉइल था क्या? याद किए थे? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है? तुमको जो आता है कमेंट करते जाओ कि तुमको कितना आ रहा है, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, बीच में से प्रीमियम चल रहा है तो प्रीमियर में ही देख के खत्म करो। समझ में आ रहा है? ये बाद में देख लेंगे, तरसों देख लेंगे, परसों देख लेंगे, और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा लेक्चर जनरली 2x पे मत करना, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल स्पीड में देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, बोल रहा है पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जिसका यूज किया जा सकता है आने वाले समय में। तो पोटेंशियल रिसोर्स हमारे पास राजस्थान में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसका यूज करें अगर तो हम लोग के पास खूब एनर्जी मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स है। आया समझ? ठीक है, अब क्या है? कौन सा सॉइल जो है वो डेवलप कर लेता है क्रैक, जब भीगा रहेगा तो स्टिकी रहेगा, नहीं तो क्रैक्स आ जाएगा उसमें ड्राई सीजन में। वो कौन सा मिट्टी है? ब्लैक सॉइल। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला था कि ब्लैक सॉइल में आप खेती नहीं कर सकते हैं अगर बारिश हो जाता है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है।
तो इसीलिए फर्स्ट मानसून पे ही इसमें खेती कर लिया जाता है। किसका खेती करते हैं सर? कॉटन का खेती करते हैं। ब्लैक सॉइल में किसका खेती करते हैं? कॉटन का। बोल रहा है कौन सा इसमें से स्पीसीज जो दिया गया है वो इंडेंजर्ड है? बंगाली टाइगर तो है, बंगाली टाइगर तो खत्म होने वाला है ना, इंडेंजर स्पीसीज है। इंडेंजर मतलब खत्म होने वाला स्पीसीज है। समझ में आया? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बंगाल टाइगर। ठीक है, अब देखते हैं क्या लोग जो है हमारे पास इंडिया में, देखो होना फॉरेस्ट होना कितना चाहिए? 33%। हमारे पास इंडिया में कितना परसेंट है? 23% फॉरेस्ट है। कितना परसेंट फॉरेस्ट है इंडिया में? 23%। ये कम है ना? कम है। अगर समझ में 33 होना चाहिए, असली में 33 मतलब कि 23 है। मेन रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन का कारण मेन क्या है? तो उसका मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ इतना काटा क्यों जा रहा है? क्योंकि प्लांटेशन हो रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं। नहीं, पेड़ प्लांटेशन मतलब पेड़ लगाना नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, हाँ इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पेड़ को भी काटा जा रहा है। पेड़ों का जरूरत बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो समझ में आया? तो काटा जाएगा। आया समझ में? अब बोल रहा है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपके हिसाब से? इंडिया में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन है। सही बात है, सुंदरबन है। ठीक है, तो सुंदरबन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनका क्या मतलब होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है? कि वहां पे फ्लोरा को प्रोटेक्ट करना नहीं, फाउना को प्रोटेक्ट करना नहीं, पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। हाँ, पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। किसको प्रोटेक्ट करना होता है? पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को ही प्रोटेक्ट करना होता है। आया समझ में? अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कौन सा ऐसा साल है जिसमें ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है इसको पास किया गया था? बोला गया था ना कि बहुत सारे हम एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि देखो ये पढ़ के जाना बाबू, किसको किसको प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोटेक्टेड स्पीसीज पूछेगा और जब पूछेगा तो मुंह बात हो गए, समझे? तो प्रोटेक्टेड स्पीसीज पढ़ के जानना। बोला था 3 टाइप के क्रोकोडाइल को, उसके बाद से हॉर्न राइनासोरस को, इंडियन ब्लैक बस्टर्ड करके था कुछ, है ना, इंडियन बस्टर्ड करके था, है ना। उसके बाद से बस्टर्ड एक तरीके का चिड़िया, उसको बचाने के लिए बात किया गया था। ठीक है, तो उन सब चीजों को बचाने का बात किया गया था। बाद में 6 स्पीसीज भी ऐड किया गया, मॉथ को ऐड किया गया, बटरफ्लाई को ऐड कर दिया गया था। समझ में आ रहा? तो उन सबको भी प्रोटेक्ट करने का बात किया गया। तो ये जो एक्ट हुआ था साइन, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब साइन हुआ था? याद रखोगे 1972। कौन सा? 1972। रट के रखोगे, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट तुमको याद है, ये चला था जब डिफॉरेस्टेशन होता था तो चिपको मूवमेंट चला था। इसमें लोग जब पेड़ काटने आते थे तो ये लोग क्या करते थे? पेड़ को ही पकड़ के खड़ा हो जाते थे और बोलते थे कि पेड़ को काटने से पहले हमको काट दो। तो इसको बोला जाता था चिपको मूवमेंट। और ये जो चिपको मूवमेंट है कब स्टार्ट किया गया था बाबू? ये चिपको मूवमेंट मतलब क्यों स्टार्ट किया गया था? किसको बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था? फॉरेस्ट को। किसको बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था? फॉरेस्ट को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज? इसमें से कौन सा स्पीसीज जो है वो धरती पे है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो गया है ही नहीं धरती पे। वो लाइन तो अभी भी धरती पे दिखता है ना। डोडो नहीं है, सही है, तो नहीं है तो यही आंसर है, नहीं है तो यही आंसर है, तो डोडो नहीं है। बात समझ में आया? एलिफेंट भी है, चीता भी है, लायन भी है, लेकिन डोडो मॉरिशस में मिलता था। डोडो एक मॉरिशस का पक्षी है जो कि मतलब पक्षी था, मॉरिशस में पाया जाता था। और मुर्गा कैसे तुम देखते हो तो मुर्गा भी नहीं उड़ पाता है, उसी तरीके से बहुत मुर्गा उड़ते भी हैं, लेकिन डोडो साफ नहीं उड़ पाता था और लोगों को खाने में भी अच्छा लगता था, तो जो न सो उसको पकड़ के खा लेता था। और इसके चक्कर में क्या हुआ? उसका रिप्रोडक्शन रेट घटा, उसके बाद लोग खाते गए और खत्म हो गया बेचारा। समझ में आया? तो सारा टेस्टी वर्ड को उन लोग उड़ा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं, इंडिया में बोल रहा है कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है? याद कराए थे हम आप लोगों को, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा, कुछ डिटेल लेक्चर्स डले हुए हैं चैनल पे, आप ध्यान से जाके डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है डिटेल लेक्चर पढ़ने का, तो आप सीधा ये देखिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन डिटेल लेक्चर हमेशा जरूरी होता है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसके बारे में डिटेल में जानोगे तो ज्यादा लिख पाओगे, और ऊपर ऊपर जानोगे तो कम लिख पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि खाजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किसके वजह से फेमस है? क्या है खाजीरंगा नेशनल पार्क में? खाजीरंगा नेशनल पार्क में क्या बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? ना 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 ना। एशियाटिक लाइन नहीं, एक लड़का है एस्थेटिक लाइन पढ़ता है, शायद वीडियो देख भी रहा होगा, है ना। तो एस्थेटिक लाइन नहीं है बाबू, एशियाटिक लाइन है, समझ रहे हो? ठीक है। और वन हॉर्न राइनोसोरस, हाँ यही तो है ऑप्शन। खाजीरंगा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है?
वर्न हॉर्न राइनोसोरस। ये सब याद रखना पड़ेगा बाबू। देखो हम कैसे याद किए, हमको एग्जाम भी नहीं देना है, तुमको तो देना है ना, तो तुम भी याद करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता था बाबू? डैम होता था, मतलब कि जो जो डैम रहेगा वो सही रहेगा। तो वाकरानगर डैम, डैम है। मनाली प्रोजेक्ट, ये भी डैम है। शिमला वाटर कंजर्वेशन, ये भी डैम है भाई। कौन बोला जी? तो इसमें से बोला है कुछ कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। एक सेकेंड, मनाली प्रोजेक्ट कब से डैम होने लगा? ये भी डैम नहीं है, ये भी डैम नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी डैम नहीं है, तीनों डैम नहीं है। पहला आंसर होगा, क्या होगा? वाकरानगर डैम ही सिर्फ डैम है, ये सब डैम नहीं है, समझे बात? तो ये तीनों डैम नहीं है, भटका रहा है एग्जामिनर, भटका रहा है। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से बोल रहे हैं कौन सा ऐसा, हाँ देखो अब याद रखना, जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? डैम्स को बोले थे कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, गारंटी देते हैं बाबू। इससे पूछे जाने का बनता है, चांस बनता है कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया तुमसे पूछेगा, क्योंकि ये PYQ रह चुका है। समझ में आया बात? तो ये पूछेगा, ध्यान से देखो। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है सर? किसको कहा जाता है? डैम को बोला जाता है। समझ में आया? तो क्या वो कोसी प्रोजेक्ट है? तो हाँ वो भी डैम है। हीराकुद डैम ये भी डैम है। वाकरानगर डैम ये भी डैम है। मतलब सबको तो बोला गया ना, सबके लिए ये बात बोला गया है। मतलब असली में ये किसके लिए बोला गया है? सुनो, ये किसके लिए बोला गया था? डैम के लिए। और जो जो डैम रहेगा उसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलेंगे। तो ये तीनों डैम है, तो तीनों टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया हो गया। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, इजी है, आसान है, समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड इसमें से कौन है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रूफ टॉप रेन वाटर कलेक्शन, सही बात है ना, ये हार्वेस्टिंग का सही तरीका है। बाकी डिफॉरेस्टेशन हो गया गलत, गलत और गलत, समझे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर फ्रॉम एक्यूट वाटर स्कैरसिटी? सबसे ज्यादा पानी का कमी कहाँ है? अंदाजा है तुमको? राजस्थान दिख रहा है? हाँ, हम लोग का फेवरेट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी का कमी है। आया समझ में? इसमें सोचना ही नहीं है। वाटर पॉल्यूशन इज मेनली कॉज बाय, सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन कौन करवाता है? इंडस्ट्री वाले लोग कराते हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वाले लोग ही तो पानी में जहर का छोड़ने का काम करते हैं। सारा इंडस्ट्री का वेस्ट छोड़ते हैं, सब चीज गरम गरम केमिकल छोड़ देते हैं। तो सबसे ज्यादा वेस्ट कौन फैला रहा है पानी में? इंडस्ट्री वाले लोग। समझ में आया? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है सबसे ज्यादा पानी को खराब कर रहा है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है? इंडिया में अगर बात करा जाए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है? उलर लेक याद रखोगे सर, बाहर से हो गया ये तो थोड़ा सा, यार छोड़ दो, एक क्वेश्चन आने जाएगा बाहर से, देखा हो गया तो देख लो ध्यान से। उलर लेक जो है ये बाहर का, उलर पढ़ेंगे, कुल्लर नहीं था वो, समझो। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? सर ये भी थोड़ा बाहर का लग रहा है ना, देख लो यार। कोसी, क्या होगा? कोसी है सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन क्यों हो रहा है? देखो धरती के अंदर पानी है, उसको लोग निकाल के बर्बाद कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये बर्बाद? जो लोग ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी डाल रहे हैं खेतों में, जमीन से निकाल के पंप सेट लगा देते हैं, है ना। हैंड पंप बोल रहे हैं, हैंड पंप था तो मेहनत लगता था निकालने में पानी। अब ये लोग क्या लगाते हैं? पंप सेट लगा देते हैं, जिससे पानी आसानी से नीचे से बाहर आ जाता है। और इसके वजह से ये ओवर इरिगेशन करते हैं, पानी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बर्बाद होता है। ओवर यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? तो पानी बर्बाद होता है। अब आ जाता है क्या कि नागार्जुना डैम, याद किए थे तुम लोग नागार्जुना डैम? तो सुनो, मैप पर का 30-35 मिनट का एक वीडियो है, ध्यान से जाके पूरा देख लोगे, है ना, तो तुमको अच्छा लगेगा। समझ में आया बात? तो नागार्जुना डैम जो है ये किस पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा ही तो है यार, कौन है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। नागार्जुना डैम किस पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ क्रॉप? सुनो, खरीफ क्रॉप कौन होता है? जो राइस बोया जाता है। क्या बोला जाता है? बोया जाता है राइस। मतलब कि ये गर्मी के दिन में बोया जाता है ना राइस, जैसे बारिश वाला दिन आ जाता है, जैसे जून जुलाई वाला महीना, तो उसमें बोया जाता है। समझेगा? समझ में आया? समझ, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था किस चीज के प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करता है? क्या पल्स और ऑयल सीड बनवाना चाहता था? नहीं सर। क्या फ्रूट और वेजिटेबल बनवाना चाहता था? नहीं सर। क्या राइस और व्हीट बनवाना चाहता था? हाँ सर। हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? राइस या व्हीट खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रोडक्शन भी किसका करवाना चाहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से? राइस या व्हीट का। ऐसे याद रखो, बात समझ में आ रहा है? राइस या व्हीट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस या व्हीट का हमारे यहाँ जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस किए जाते हैं उसमें जो लार्ज फार्म्स होते हैं, जो ज्यादा फार्म्स होते हैं, बड़ा फार्म हुआ है,
अब पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। कौन सा ऐसा खेती था जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा है, बड़ा सा फार्मिंग कर रहा है? क्या वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है? सब्सिस्टेंस में तो खाने के लिए उगाते हैं ना, तो कम उगाएंगे। इंटेंसिव फार्मिंग सही लग रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत ज्यादा उगाता है क्योंकि वो इसको बेचना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज भी करता है। आया समझ? ठीक है, अब देखते हैं। बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं। Which of the following crop require well drained fertilized soil? बोल रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़िया सॉइल और सबसे ज्यादा टेम्परेचर में उगने वाला कौन सा फसल है इसमें से? क्या व्हीट है, क्या मेज है, क्या शुगर केन है? हाँ सर, शुगर केन है। तो क्या हो जाएगा? शुगर केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगर केन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? जूट इज मेनली ग्रोन इन। जूट को कहां पे ग्रो किया जाता है बताओ? जूट सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है सर हरियाणा, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में नहीं, वेस्ट बंगाल और बिहार में। हाँ सर, कहां पे? वेस्ट बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। और भी एक चीज बताते हैं, सबसे ज्यादा अगर पूछे कि बीच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो बताओगे वेस्ट बंगाल। वो जूट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जूट। ठीक है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? बोल रहा है व्हीट सबसे ज्यादा कौन उगाता है? पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा व्हीट कौन उगाता है? तो वो है हमारा फेवरेट व्हीट। व्हीट का पंजाब मार देंगे तब। सुनो, तुमसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट पूछेगा और राइस पूछेगा, तो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर याद रखोगे कौन कौन है? राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल याद रखोगे राइस का। और व्हीट पूछता है अगर तुमसे, तो व्हीट का याद रखोगे, व्हीट का याद रखोगे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। याद रहेगा ये तीनों स्टेट। तो व्हीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब यहां पर दिए तो मार दिए। और आ जाता है राजस्थान का, राजस्थान बोल रहे, राइस का आ जाता है, राइस पूछेगा तो बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। रट कर रखोगे। ठीक है, ये सब पूछने का बहुत चांस है। ठीक है, अब बोलता है हमसे, क्या बोलता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडियन फार्मर्स के लिए? सबसे ज्यादा इंडियन फार्मर किसके वजह से प्रॉब्लम में आते हैं? क्योंकि बेचारों के लिए फैसिलिटी नहीं है ना बढ़िया, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। अब ध्यान से देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन तो तुमको मालूम था कि किया गया था किसके लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था तुम्हारा फसल के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया था दूध के लिए, दूध का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए किया गया था? फिश के लिए। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आया? ऑप्शन हो गया आपका सी हो गया सही। ठीक, बोल रहा है टी और कॉफी क्लासिफाई किया जाता है किस टाइप ऑफ क्रॉप में? तो टी और कॉफी कौन सा क्रॉप है बाबू? प्लांटेशन क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, टी और कॉफी सोच देखे हो ना, लंबा लंबा दूर दूर तक खाली टी का बगान है। आसाम में का वीडियो हो गया, तुम देखे होगे, दिल चुराया तेरा, वो वाला गाना में देखे होगे, है ना। बहुत सारा दार्जिलिंग वगैरह का सीन देखते हो, उसमें पेड़ लगता है चाय पत्ती का, तो दूर तक तो यही पेड़ दिखता है, चाय पत्ती वाला ही पेड़ दिखता है हर जगह। समझ रहे हो? तो वो प्लांटेशन है ना। प्लांटेशन का क्या मतलब है? सेम टाइप का क्रॉप बहुत दूर तक लगा दिया। जैसे केला लगा रहे हैं तो केला का ही केला लगा दिया, लीची लगा रहा है तो लीची ही लीची लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो एक ही टाइप का क्रॉप लगा देते हैं हर जगह, तो क्या हो जाता है? प्लांटेशन हो जाता है। अगला क्या है क्वेश्चन? जेड क्रॉप क्या है इसमें से? जेड क्रॉप क्या होता है सर? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में थोड़ा सा समय बचता है, उस समय को बोलते हैं, उसमें जो फसल लगाते हैं उसको बोलते हैं जेड क्रॉप। गर्मी के दिन में जो तुम खाते हो ना, जो भी चीज, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, खीरा, ककड़ी, जो भी खा रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? जेड क्रॉप हो जाता है। उसमें से कुछ तुमको इसमें दिख रहा है? शुगर केन बे, कॉटन बे, वाटरमेलन। हाँ सर, यही तो होगा। क्या होगा? वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, ये सब खाते हो ना। कुकुम्बर गर्मी के दिन में मिलता है खाने के लिए 2 महीना के लिए, तो वही वाला क्रॉप हो गया तुम्हारा जेड क्रॉप। ठीक है। विच मिनरल इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक, काला सोना किसको बोलते हैं? काला सोना तुमको कोयला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोयला को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है। बोलो, हाँ आया ना। आयरन सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है? आयरन, ये सब याद रखोगे, कौन सी कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है सबसे ज्यादा। समझ में आया? तो आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसमें से कौन है? उड़ीसा है क्या? आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा है। आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल? नॉन कन्वेंशनल मतलब वहां से एनर्जी लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। कौन सा सोर्स है? तो कोयला से तो लिया ही जाता है, पेट्रोलियम से भी लिया जाता है। विंड एनर्जी अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम है। विंड एनर्जी अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम यूज किया जा रहा है, तो नॉन कन्वेंशनल है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्या यूज होता है सर? माइका यूज होता है सर, माइका, माइका लाल, समझ रहे हो? खैर अब बोल रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताइए किसका? बॉक्साइट का। बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है सर? तो बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट क्या है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। सर बॉक्साइट कोची का था, कोची का नाम, कोची बनता है बॉक्साइट से? एल्युमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट, अरे बॉक्साइट जो भी बोलते हैं उसको बॉक्साइट है ना, तो वो होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब चीजें। Which of the following is मेटेलिक मिनरल कौन सा है सर? इसमें से मेटेलिक कौन है? सुनो सुनो, बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाता है तो मेटेलिक है, बाकी सब तो ये नॉन मेटेलिक है यार, ये मेटेलिक है। बॉक्साइट क्या है? मेटेलिक है, क्योंकि बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है सर, एल्यूमिनियम। क्या बनता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स कौन सा है इंडिया में? सबसे ज्यादा क्या यूज होता है इंडिया में? तो सोलर एनर्जी, कोयला होता है, कोयला सबसे ज्यादा होता है, सही बात है। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या एनर्जी रिसोर्स यूज होता है? कोयला। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे देखोगे तो बोला जा रहा है कि कोल माइंस जो है इंडिया में, कोल माइंस जो है इंडिया में सबसे पहले कहां पे खोला गया था? रानीगंज में। कहां पे खोला गया था? रानीगंज में सबसे पहला कोल माइन खोला गया था। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि इसमें से पॉल्यूशन फ्री कौन सा है? पॉल्यूशन फ्री कौन सा है? क्या आप नेचुरल गैस जलाएंगे तो पॉल्यूशन फ्री होगा? बस विंड एनर्जी होगा पॉल्यूशन फ्री, बाकी पेट्रोलियम और कोयला तो नहीं होगा। आया समझ में? तो विंड पॉल्यूशन फ्री है, विंड एनर्जी कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। आ जाता है बात हमारा क्या, इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करता है लाइम स्टोन पे रॉ मटेरियल की तरह। कौन सा इंडस्ट्री है जिसको लाइम स्टोन चाहिए? तो लाइम स्टोन सबसे ज्यादा किसको चाहिए? सीमेंट इंडस्ट्री को। सीमेंट बनता है लाइम से, क्या बनता है बाबू? सीमेंट बनता है। तो किसको चाहिए? वो सीमेंट वाला को चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है, समझे हो? समझे हो? समझे हो? अब बोल रहा है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? अहमदाबाद को। किसको बोलते हैं बाबू? अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। याद रखोगे अहमदाबाद। ठीक है, अब क्या है, कौन सी इंडस्ट्री को बोला जाता है बैकबोन? अब है कौन सी इंडस्ट्री को बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का वो बैकबोन है, मतलब उसका रीढ़ का हड्डी, अगर वो नहीं रहेगा तो इंडिया ही टूट जाएगा, इंडियन इकोनॉमी ही खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कौन सा चीज है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। रट कर रखोगे, ये पूछ सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं। और जब हम बताते हूं तो लड़ता हूं, क्योंकि 3 एग्जाम में लड़ा चुका हूं, चौथा एग्जाम में लड़ाऊंगी, नहीं लड़ाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल, सबसे पहला मॉडर्न जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है ये कहां पे बनता है? मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है सबसे पहला कहां पे था? कॉटन 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 मुंबई में था। कॉटन तो मुंबई में था पहला। ठीक है, कॉटन वाला है मुंबई में सबसे पहला। ठीक है, कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का? अभी ना रटाया था तुमको कि वीट का याद रखना, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उसमें से कुछ भी दिक्कत मार दो। पंजाब है क्या? क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ था। हीराकुड डैम उड़ीसा में है। उड़ीसा है? मार दिया। कभी मत करना एग्जाम में, पूरा पढ़ के मारना, ना तो गलत हो जाएगा। हम पढ़े हैं पहले से तो इसलिए गलत नहीं होगा। पूरा एग्जाम में जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं मारोगे। आया समझ? तो हीराकुड डैम कहाँ है? रट कर रखोगे। अच्छा सुनो, मैपिंग सीख के जाना बाबू, 5 नंबर का पूछ देगा, फिर मुंह खुल जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है ना? तो मैप का वीडियो है, ध्यान से आधा घंटा का देख लेगो तो काम बन जाएगा। एक बार मैप पे मार्क कर करके खुद से देख लोगे। ठीक है, अब कौन सा मिनरल है जो सबसे ज्यादा एबंडेंट में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या मिलता है सर? आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन। सबसे ज्यादा आयरन मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब बात किया जा रहा है कि एक बात बताइए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस चीज से नापा जाता है? तो सबसे ज्यादा नापा जाता है, लोग नापते हैं किससे? HDI से नापना चाहिए, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ द मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़िया से नापना है तो तुम तो HDI यूज करोगे। क्या यूज करोगे? HDI। हालांकि पर कैपिटा इनकम ही लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या यूज करना चाहिए? HDI। असली में HDI आंसर यहाँ पे ना होके पर कैपिटा इनकम होगा। बताते क्यों? सबसे ज्यादा कॉमनली क्या यूज किया था? पूछा है सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो पर कैपिटा इनकम। बोला बेस्ट क्या है? तो HDI है। बेस्ट है HDI, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा यूज होता है। रट के रखोगे। आओ अलग देखो, अगला देखो, मतलब HDI जो है ये कौन बनाता है इसको? बताओ कौन बनाता है इसको? UNDP बनाता है क्या बाबू? UNDP का फुल फॉर्म याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन बनाता है HDI को? UNDP बनाता है। कौन बनाता है? UNDP। रट के रखेंगे। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ कैन बी कंटिन्यूड। आइडेंटिफाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन इस तरीके से हो कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। डेवलपमेंट तो ऐसा करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आया समझ में? तो इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आते हैं आगे। आगे देखो, आगे क्या है, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर वो नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम है, और शॉपिंग मॉल को कौन गिनता है? बक, तो यही आंसर हो जाएगा। तुम कितना डेवलपमेंट किए हो, शॉपिंग मॉल देखोगे कि 14 का शॉपिंग मॉल है तुम्हारे पास, तो तुम ज्यादा डेवलपमेंट है तुम्हारे देश में। नहीं, ऐसा नहीं देखते। आगे देखोगे तो लिटरेसी रेट पूछ रहा है कि कंट्री में लिटरेसी रेट कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। देखो, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो किसमें लिटरेसी रेट किसमें ग्रोथ करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट भी होता है उससे, है ना। तो क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक लिटरेसी रेट किसमें? सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक में भी ग्रो करता है। लेकिन देखो यार, जब ये दोनों ऑप्शन है तो सोशल डेवलपमेंट ज्यादा सही है। सोशल डेवलपमेंट ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। बोल रहा है कि डेवलपमेंट का इंडिकेटर ये नहीं है। कौन है ये? जीडीपी होता है? हाँ होता है सर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, सही बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं होता है, तो ये नहीं है, तो यही आंसर है। क्या पूछा है? नॉट पूछा है ना। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या हो गया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता तो है कितना डेवलपमेंट आपकी है, लेकिन इकोनॉमिक नहीं ना है। इकोनॉमिक नहीं है, पैसा से नहीं देखा जाता उसको। ठीक है। अब बोल रहा है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है ऐसा पूरी दुनिया में, दुनिया को क्लासिफाई करता है। लोग दुनिया को क्लासिफाई करने का मतलब डेवलपमेंट है नहीं डेवलपमेंट है, उसको क्लासिफाई करने का कोई तो तरीका होगा। क्या है वो? पर कैपिटा इनकम है। क्या है सर? पर कैपिटा इनकम। कोई आदमी कितना रुपया कमा रहा है वही तो देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? कोई आदमी कितना रुपया कमाता है, मतलब एक इंसान कितना रुपया कमाता है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं सर? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पैसा ना, टोटल पैसा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पैसा ऊपर, टोटल पॉपुलेशन नीचे, मतलब जीडीपी बाई पॉपुलेशन। आ गया आंसर। आया समझ में? ठीक। आगे सुनो, बोल रहा है कि इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड बैंक जो इकोनॉमी बनाता है वो कैसा, तो उसके हिसाब से इंडिया कौन सा लेवल पे आता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक जो इकोनॉमी बनाया है उसके हिसाब से इंडिया कौन से लेवल में आता है? हाई इनकम में आता है, लो इनकम में आता है, मिडिल में आता है, कि डेवलप में आता है? तो ना इसमें आता है, ना इसमें आता है, ना इसमें आता है। इसमें आता है, इसमें आता है। इसमें मिडिल डेवलपमेंट, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, मतलब हिसाब भर के है। हमारा देश बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। बोल रहा है कि कंट्री ऐसा बताओ जिसमें हाई एचडीआई जो है रैंकिंग लाइकली टू हैव। बोल रहा है कि एचडीआई जो है, क्या बोला? अ कंट्री विथ हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इंडेक्स, रैंकिंग इज लाइकली, सबसे ज्यादा ऊपर जो होगा एचडीआई के हिसाब से, जो कंट्री सबसे ज्यादा ऊपर होगा उसके पास क्या होगा? हाई एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, हाई लिटरेसी रेट होगा, हाई पर कैपिटा इनकम होगा, मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी। सुनो, ये क्या नापता है? एचडीआई नापता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, अपर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों जिसके पास सबसे ज्यादा हाई होगा वही ना टॉप पे होगा। टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल, मैं तो भाई नहीं दे रहा। बोला टाइम नहीं आएगा मेरा, अब टॉप पे बैठा मैंने दिखाई नहीं दे रहा। सुनो, याद नहीं है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड है। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट? बोले ना, ऊपर क्या करोगे? कंट्री का इनकम ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? पॉपुलेशन। कंट्री के लोग ऊपर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाई इंडस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है? टोटल पॉपुलेशन नीचे है और कंट्री का इनकम ऊपर है। हाँ, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टोटल इनकम ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। आया समझ में? तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। अभी देखो, वाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इज कंसिडर्ड, अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़िया माना जाता है पर कैपिटा इनकम से। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेट करता है बहुत सारा चीज, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, इसीलिए इसको बेहतर माना जाता है। एचडीआई बेहतर क्यों है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम खाली पर कैपिटा इनकम दिखता है, वो पर कैपिटा इनकम के अलावा एजुकेशन को देखता है, हेल्थ को देखता है, इनकम को देखता है। इससे पता नहीं चलता है कि अच्छा से पता चलता है कि कौन कंट्री डेवलप या नहीं डेवलप है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ पैसा कमाना डेवलपमेंट थोड़ी होता है। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि इसमें से डेवलपमेंट का क्या मतलब है ना? तो बोल रहा है कि कौन सा डेवलपमेंट के लिए सही है। बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मींस दैट द सेम
फॉर ऑल इंडिविजुअल पीपुल में हैव डिफरेंट गोल्स। हाँ, डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल हो सकते हैं। समझ में आया? कई बार तो क्लैश भी करते हैं, तुम तो पढ़े ही थे। ए कंट्री कैन बी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई, एक कंट्री जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का तरीका क्या है? तो क्या कर सकते हो? यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फास्ट बट प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। हाँ, अगर इन्वायरमेंट को तुम प्रोटेक्ट करते हो, अगर तुम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो तब भी ग्रोथ कर रहे हो, तो उसी को तो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही तो है कि आप ग्रोथ भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखें क्या? आगे देखते हैं, आगे देखो। ठीक है, बोला जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द ग्रोथ। जीडीपी जो है सबसे ज्यादा किसके वजह से बढ़ता है? बोलो, सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्सरी का है, सबसे ज्यादा टर्सरी का है। सबसे ज्यादा लोग काम किसमें करते हैं? प्राइमरी में करते हैं। सबसे ज्यादा लोग काम किसमें करते हैं? प्राइमरी। पूछा अगर तुमसे पूछता है कि सबसे ज्यादा लोग काम किसमें करते हैं, बोलोगे प्राइमरी। सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी वजह से बढ़ता है? तो टर्सरी की वजह से बढ़ता है। आया समझ में? हमारे यहाँ का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा एग्जांपल है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर, नहीं। ओवर यूज कर रहे हो तो अच्छा बात थोड़ी है। कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, नहीं, फॉरेस्ट को काटोगे तो गलत बात हो जाएगा। यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोयल, हाँ, सोलर एनर्जी यूज करोगे तो इससे क्या होगा? ये रिन्यूएबल है, लेकिन कोयला तो नॉन रिन्यूएबल, तो कोयला तो खत्म होगा तो हो जाएगा खत्म, लेकिन सोलर एनर्जी यूज करोगे तो खत्म नहीं ना होगा। समझे? आगे बढ़ते हैं, आगे सुनो। बोल रहे प्राइमरी सेक्टर, इसमें से बताओ कि कौन सा एक्टिविटी आता है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में फार्मिंग करते हैं, प्राइमरी में फार्मिंग करते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्सरी में सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। बोल रहा है सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल कौन सा है? टीचिंग हो सकता है, पढ़ाना। इसमें सर्विस, अच्छा सेकेंडरी पूछा है क्या? सर्विस नहीं बताना, सर्विस नहीं बताओ, सर्विस हो गया। फिशिंग क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर हो गया। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, हाँ, तो ये हो गया। टेक्सटाइल बना रहे हो तुम तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी रॉ मटेरियल से कुछ बना के बेच रहे हो। जैसे दूध से तुम रसगुल्ला बना के बेच रहे हो, तो रसगुल्ला सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। तुम प्राइमरी सेक्टर का यूज करके कुछ बना रहे हो। जैसे टेक्सटाइल कहाँ से आया होगा? खेत से प्रोड्यूस होके, तो खेत में जो प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, तुम लेके आए वहां से, तो तुम सेकेंडरी सेक्टर हो गए जब उसका कुछ बना के बेच रहे हो। ठीक है, आया समझ में? सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? अब बोल रहे सर्विस सेक्टर क्या होता था? प्राइमरी सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर होता था। कौन सा सेक्टर होता था? टर्सरी सेक्टर, है ना? याद रखोगे कि प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर देखते ही टर्सरी मार देंगे। आ रहा है समझ? आसान है। चलो अब देखते हैं। और तुम देखोगे कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल कौन सा है? क्या एक डॉक्टर काम कर रहा है हॉस्पिटल में तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है तो डिसगाइज नहीं। बोल रहा है फार्मर है का फैमिली है जिसमें 5 लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग। उस 3 लोग का काम करने का जरूरत है, जबकि 5 लोग काम कर रहे हैं। यही तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है। क्या हो गया ये? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। जितना लोग का जरूरत है उससे जितना लोग का जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, काम है 3 का कर रहा है वहां पे 5, इसका मतलब डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गया? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, है ना। Which of the following is called मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग अभी बोले थे ना, सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर जो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना। तो हो गया। आगे देखो, इसमें फिर बात किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो नहीं बताना है, नहीं बताना है क्या नहीं है। तो देखो, रेगुलर इरेगुलर जॉब देता है, सही बात है। कोई भी फिक्स वर्किंग आवर नहीं होता है, कितना घंटा काम करवाएगा कोई भी ठीक नहीं है, सही बात है। सिक्योरिटी बेनिफिट देता है, ये देता तो मजा ही आ जाता है ना, ये देता तो मजा ही आ जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब गलत आंसर ये है सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नोट पूछा है। नोट पढ़ना मत नहीं भूलो, एग्जाम में नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, बोल रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करता है जीडीपी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है कैलकुलेट जीडीपी को? तो जीडीपी को कैलकुलेट करने वाला कौन है जी? ओहो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन कैलकुलेट करता है? आपका सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। बोल रहा है मेजोरिटी ऑफ द इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? अभी बताए थे तुमको, अगर ध्यान से लेक्चर देख रहे हो तो दिख रहा होगा बच्चा। ध्यान से, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं?
प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से दिया गया जो है वो सही है, किसके लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सही होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर, सुनो, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड करता है फिक्स सैलरी और जॉब सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया, सही बात है। क्या लैक ऑफ नहीं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो, इट कंटेस्ट डेली वेज बिलेवर, नहीं, डेली नहीं देता है, मंथली देता है। और नॉट रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट, नहीं, रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही, ए हो गया। देखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ये नीचे तीनों है ना, वो किसका हो गया, अनऑर्गेनाइज। सुनो बाबू, पढ़ जाने से पहले क्या करोगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ के जाओगे, क्या करके जाओगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूछेगा, क्या करेगा, पूछेगा, उसको वैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर पूछेगा, ये सब टॉपिक बता रहे हैं तो पूछेगा, गारंटी है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जब पूछेगा तो मुंह खुल जाएगा, तो इसीलिए पढ़ के जाना। आगे देखो, अगला क्या है, एक गवर्नमेंट रोल बताइए, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट का रोल क्या है पब्लिक सेक्टर में। देखो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट बनाना चाहता है, नहीं, गवर्नमेंट क्यों प्रॉफिट बनाना चाहेगा वक्त। तो प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, हाँ, जो जरूरी चीजें हैं वो गवर्नमेंट देता है, जरूरी चीजें क्या करता है, गवर्नमेंट देता है। आगे ध्यान से सुनना, बोला टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल कौन सा है। देखो टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल क्या होगा, जिसमें सर्विस होगा कुछ, तो फार्मिंग तो प्राइमरी हो गया, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टील तो ये तो सेकेंडरी हो गया, ये तो सेकेंडरी हो गया। टीचिंग इन ए स्कूल, सही बात है, स्कूल में पढ़ाओगे तो टर्सरी सेक्टर में काम कर रहा हो, किसमें काम कर रहे हो, टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। महात्मा गांधी जो है, इसमें एक मनरेगा नाम का व्यवस्था निकला था 2005 में, कब हुआ था बाबू, 2005, कब हुआ था, 2005 में मनरेगा बनता है, कब बनता है, 2005 में बनता है। इसमें क्या बोला गया था, कितना दिन का काम देने का गारंटी लिया गया था, साल में आपको 100 दिन का काम सरकार देगा, इसका गारंटी सरकार लिया था। आई समझ में। फिर क्या होता है, अब होता है कि बोलो, एक बात बोलता है, फास्टेस्ट ग्रोथ किसमें हो रहा है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ कौन किया है, टर्सरी सेक्टर कर रहा है। इंडिया में अभी तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ कौन कर रहा है, टर्सरी सेक्टर कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बात है ये कि ये इसमें से कौन सा जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो सीमेंट प्रोडक्शन सेकेंडरी आता है, शुगर मिल सेकेंडरी आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज सेकेंडरी आता है, बैंक सर्विस तो टर्सरी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी आपका सही है, ये सब सेकेंडरी है, ठीक है। तो अरे ऊपर कहीं काट दिए, हाँ, तो बैंक सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़, ओ ब्लैंक पेज नहीं, अगला बढ़ते हैं, और अगला बढ़ते हैं, देखो हाँ ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का कौन सा एग्जांपल है, इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो पावर शेयरिंग को दिखाता है। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है फेडरलिज्म, क्या होता है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब पावर्स को बांट देना, पावर्स को क्या कर देना, बांट देना। अब आ जाता है कि बोल रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर है, कहां पर, बेल्जियम में है। कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर है सर, बेल्जियम में है। बहुत तेजी से आपका कराया जा रहा है, 2x पे करके मत देखना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर है, बेल्जियम में है, ठीक है। अब आते हैं, बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में अगर हम बात करते हैं तो शेयर्ड गवर्नमेंट का क्या मतलब है, पावर शेयर कैसे किया जाता है। देखो, तो रिच एंड पावर, द डेमोक्रेसी पावर इज अल्टीमेट शेयर अमॉन्ग, कल किसके बीच में बांटा जाता है पावर को, अमीर लोगों के बारे में बीच में बांटा जाता है, नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बांटा जाता है, सही बात है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओहो हो, सी ज्यादा सही है, सी ज्यादा सही है, सी क्या है, ज्यादा सही है। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है ना पावर को, पावर को किसके बीच में बांटा जाता है, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है, नॉट पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसा इसमें से कौन सा फॉर्म जो है वो पावर शेयरिंग नहीं है। डिक्टेटरशिप थोड़ी ना पावर शेयरिंग होता है, डिक्टेटरशिप मतलब तो अकेले राजा बनकर रहेगा ना, तो थोड़ी पावर शेयर करेगा किसी से, तो ऐसा होगा। ये है आपका 150 नंबर का क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करिएगा ध्यान से, इसको करिएगा ध्यान से देखिएगा। पावर शेयरिंग जो है इंडिया में वो क्या फॉलो करता है, बताओ, पावर शेयरिंग हमारे यहाँ क्या फॉलो करता है, फेडरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम फॉलो करता है इंडिया में, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम समझ रहे हो ना, फेडरल सिस्टम। उसके बाद से बोल रहा है कि कौन सा लैंग्वेज जो है कंफ्लिक्ट करता है, नहीं, विच लैंग्वेज कंफ्लिक्ट लीड टू द पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, बेल्जियम में जो बंटवारा हुआ था क्यों हुआ था, याद है, डच और फ्रेंच की वजह से हुआ था, डच और फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ था वहां पे, जर्मन तो बहुत कम लोग बोलते थे, तो डच और फ्रेंच की वजह से क्या हुआ था वहां पे, पावर शेयरिंग करना पड़ा था। उसके बाद से बोल रहा है कि सिग्निफिकेंस पावर शेयरिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग से क्या फायदा होता है, पावर शेयरिंग से फायदा ये होता है कि झगड़ा कम होता है, सही बात है, पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल हो जाता है, ये भी सही बात है, क्या वहां पर डेमोक्रेसी और अच्छा हो जाता है, हाँ ये भी सही बात है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज,
सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पावर शेयरिंग जो है किसके बीच में, अलग अलग गवर्नमेंट का लेवल होता है, तो किन लेवल के बीच कैसे बांटा जाता है, मतलब लोगों में वर्टिकल बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ वर्टिकल बांटा जाता है, लोगों में वर्टिकल बांटा जाता है। पावर शेयरिंग जो होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कैसे बांटा जाता है? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल होता है पावर शेयरिंग, जैसे पीएम फॉर जीएम, फिर वर्टिकल बांटा जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब बोला जा रहा है इंडिया में जो पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड, सुनो 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 सुनो, ओरिजेंटल ना था, सॉरी गलती हो गया था, सुनो सुनो, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल होता है, लेकिन पावर शेयरिंग जो होता है इन गवर्नमेंट के बीच में वो तो वर्टिकल नहीं होता है, वो तो वर्टिकल नहीं होता है, बराबर पावर शेयर किया जाता है। बताते हैं, पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में जो बांटा जाता है वो होता है हॉरिजेंटल। सुनो, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में जो बांटा जाता है वो होता है हॉरिजेंटल, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो बांटा जाता है वो होता है हॉरिजेंटल, और डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में जो बांटा जाता है वो होता है वर्टिकल। सही मारे थे हम। हाँ सुनो, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में जब बांटा जाएगा तो वो होता है हॉरिजेंटल। जैसे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग रहेगा तो उसका सबका पावर अपना अपना रहेगा, अलग अलग रहेगा, सबका पावर बराबर रहेगा, है ना। लेकिन जब गवर्नमेंट के लेवल्स में बांटना शुरू करेंगे तो लेवल कैसे होता है, जैसे सबसे पावर किसका ज्यादा होगा, पीएम का, तब सीएम का, तब एमएलए एमपी का, बात समझ में आ रहा है। तो ये कैसा है, वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब खड़ा हो गया, है ना, कि सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम उससे कम। और वहीं पे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आता है, तो वो क्या होता है, सिमिलर पावर हो जाता है, सारे सीएम्स के पास सिमिलर पावर होते हैं, है ना, ऐसा टाइप। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है, अब आके वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, आते हैं इधर, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंफ्लिक्ट करवाता है? नहीं, कंफ्लिक्ट मतलब लड़ाई करवा देता है? नहीं करवाता है सब। ये क्या करता है, वन ग्रुप बनाता है? नहीं, ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक इंसान डोमिनेट ना करे। सही बात है, नहीं चाहता है कि कोई भी एक इंसान का पावर बहुत ज्यादा मिल जाए, इसीलिए क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म, इसमें से कौन सा फीचर है जो फेडरलिज्म के लिए सही नहीं है, मतलब फेडरलिज्म में नहीं लगता है? तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज नहीं, यही गलत है, ये गलत है। डिसेंट्रलाइज होता है ना, पावर को ये लोग बांट देते हैं, तो एक जगह से डिसीजन मेकिंग नहीं होता, डिसीजन तो बहुत लोग मिलकर लेकर लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज हो गया ना, पावर अलग अलग लोगों में बट गया। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह बटोर कर रख देना, सेंट्रलाइज हो गया। अब बांट देना, डिसेंट्रलाइज हो गया। आया समझ? अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 टियर सिस्टम बनाता है। 3 टियर सिस्टम कौन कौन सा? एक सेंट्रल लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर लोकल गवर्नमेंट है। कौन सा गवर्नमेंट होता है? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट लेवल, मतलब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो इंडिया में काम करता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फेडरल सिस्टम? कौन से कंट्री के पास फेडरल सिस्टम नहीं है? चाइना यार, चाइना के पास तो थोड़ी डेमोक्रेसी है, वन पार्टी रूल चलता है ना वहां पे, तो चाइना क्या हो जाएगा आपका, नॉन फेडरल गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके बाद से बोला जा रहा है कि एजुकेशन किस कैटेगरी में आता है? ये तो कॉन्करेंट है, दोनों के लिस्ट में आता है, दोनों गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेंगे, चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन हो। सुन ध्यान से, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट पढ़ के जाइएगा, कॉन्क्रीट लिस्ट पढ़ के जाइएगा, पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत तेजी से हाल खराब हो जाएगा। फिर रिजर्व लिस्ट क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये सब चीजें नहीं पढ़ के जाओगे फिर वहां पे पूछ दिया जाएगा तो मुंह बन जाएगा। समझ में आया? पूछा जाएगा उसका गारंटी है। ठीक है, अब सुनो, पावर जो होता है सब अलग अलग सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, मान लो कि हु हैज द पावर टू मेक लॉ? लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाता है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जो आएगा वो कौन बनाता है उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ना। यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें आएंगी उस पर लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज जो है किसके अंडर में आता है, मतलब कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? लोकल है। पंचायती राज कौन सा गवर्नमेंट है? लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है? बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट को यूनिफाइड करके देश को बनाया गया है। उसका पहला क्या होगा? पहला ही होगा। आर्टिकल 1 में ये बताया गया था कि देश को कैसे बनाया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट से बनाया गया है। फिर बोला जा रहा है कि विच अमेंडमेंट मेड द पंचायती राज? कौन से अमेंडमेंट की वजह से पंचायती राज बना था?
तो 73rd अमेंडमेंट की वजह से, कौन सा अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान पंचायती राज को बनाया गया था। फिर बता रहा है कि यूनिटरी गवर्नमेंट, आप बता सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट कहां पे है, यूनिटरी मतलब एकल गवर्नमेंट, वो है चाइना में सर। यूनिटरी गवर्नमेंट कहां पे है, चाइना में, एक ही गवर्नमेंट है वहां पे, वो है चाइना। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इस पावर मेक द लॉ द डिसीजन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पे कौन डिसीजन लेता है, दोनों ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को पूरा हक है कि वो कंकरेंट लिस्ट पे जो भी आएगा उस पर डिसीजन ले सकते हैं। आया समझ में। अब क्या आ जाता है कि इसमें से कौन सा दिया गया है, जो एग्जाम्पल है सोशल डिवीजन का, सोशल डिवाइड मतलब कि सोसाइटी को डिवाइड कौन करता है, इसमें से क्या रिलीजन डिवाइड करता है सोसाइटी को, करता है सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। लिंग्विस्टिक, भाषा की वजह से भी सोसाइटी डिवाइड होता है सर। रेशियल मतलब कि कलर की वजह से भी, हाँ सही बात है। तो ये सारी वजह है जिसके वजह से क्या होता है, सोशल डिवीजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सोशल डिवीजन होता है। आगे ध्यान से देखना, अब बोला जा रहा है कि एपार्थेट कहां पे किया गया था, एपार्थेट मतलब छुआछूत, है ना, छुआछूत का जो बीमारी जो लोग करते थे, छुआछूत का खेला, वो कहां पे किया जाता था, ये साउथ अफ्रीका में किया जाता था एपार्थेट, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहां पे किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में लोग मतलब गोरे काले का भेदभाव करते थे ना, वो लोग अंग्रेज लोग जाके वहां पे राज कर रहे थे, तो इसीलिए वो लोग काले लोगों को बोलते थे कि अलग बस में बैठो, अलग टॉयलेट में जाओ, अलग सिनेमा हॉल में जाओ, हमारे साथ नहीं रह सकते, ऐसा टाइप, ठीक है। बोल रहा है पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, है ना, कास्ट सिस्टम के द्वारा अगेंस्ट में। इंडिया में तो कौन कौन सा जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ा था, महात्मा गांधी लड़े थे, सही बात है। भीमराव अम्बेडकर लड़े थे, तो खूब लड़े थे। ज्योतिबाई फुले लड़ी थी, हाँ लड़ी थी। ये तीनों याद रखोगे, तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। बोला जा रहा है कि बताइए सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, ये गवर्नमेंट जो है रूल करेगा रिलीजियस लीडर के द्वारा, रिलीजियस होगा तो फिर सेक्युलरिज्म। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजियन, सब रिलीजन को बराबर ट्रीट किया जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकुलर गवर्नमेंट बोलते हैं। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन कौन नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कराता है, सही बात है। अच्छा सुनो, पॉलिटिकल पार्टी के 7 फंक्शन आपके एनसीईआरटी के किताब में दिए हुए हैं, आपको लेक्चर में भी पढ़ाया गया है, रट कर रखेंगे, पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है। और जो चीजों को हम मार्क कर रहे हैं वो पूछा जाएगा, तो ध्यान से बाबू रिवीजन करते समय ध्यान रखना, आया समझ। कंटेस्टिंग इलेक्शन सही बात है, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी सही बात नहीं यार, पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट करेगा, ये तो जुडिशरी का काम है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का काम है ना, इसका थोड़ी काम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया था, 85 ही होगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, रट के रखना पड़ेगा ना, उसको समझना कौन चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी को मन है नेशनल पार्टी बनने का, अब अगर किसी को मन है नेशनल पार्टी बनने का, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट आपको 6% वोट मिले 4 स्टेट में, तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। याद रखना क्राइटेरिया कि कौन नेशनल पार्टी बन सकता है, कौन स्टेट पार्टी बन सकता है, ठीक है। और नेशनल पार्टी जितना भी दिया हुआ है 7 को, वो पढ़ के रखोगे, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, किसका साइन क्या है, ये सब पूछेगा। फिगर वाला क्वेश्चन हम नहीं लेके आए हैं, फिगर वाला क्वेश्चन भी तुम कहीं से लगा लो, ताकि हो जाए तुम्हारा काम खत्म। फिगर वगैरह एनसीईआरटी का खोल कर देख लो, ये सब कर लोगे तो तुम्हारा नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आ रहा है समझ में, है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कौन, ओनली वन गवर्नमेंट 2 मेजर पार्टी डोमिनेट नहीं, नो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट, मल्टी पार्टी, हाँ मल्टी पार्टी अगर है, मल्टीपल पार्टी है तो मल्टीपल क्या दिखाता है, ये दिखाता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, समझ में आ रहा है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारे लोग होंगे वहां पे पार्टी, ठीक है। एग्जाम्पल का बात करते हैं, एग्जाम्पल बताओ तुम किसका, रिलीजियस पार्टी, रिलीजनल, सॉरी रिलीजन, रीजनल, हाँ रीजनल पार्टी का एग्जाम्पल बताओ। रीजनल मतलब एक जगह ही वो लोग रहते हैं, तो AIADMK क्या है, रीजनल पार्टी है, वो बाहर नहीं निकला है, बात समझ में आया। ये पार्टी का नाम है AIADMK, पार्टी का नाम है, जैसे बीजेपी पार्टी का नाम है, CPI पार्टी का नाम है, कांग्रेस पार्टी का नाम है, उसी तरीके से इस पार्टी का नाम है AIADMK। अब तुम बोलोगे सुने नहीं है, तो रीजनल पार्टी है तो तुम थोड़ी सुन पाओगे, जहां पे होगा वहीं के लोग जानते होंगे इसको। असम के शायद पास में है, असम में होगा, है ना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है सर, इलेक्शन करवाता है और कुछ करवाता है। इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, इलेक्शन देखता है कि वोट बढ़िया से पड़ रहा है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई वोट का चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई गलती से मतलब पैसा बांट के या बिहार में दारू बांट के पैसा वोट तो नहीं ले रहा है, ऐसा चीज चेक करता है, ठीक है, तो उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इलेक्शन, अच्छा अब बोल रहा है कि कौन सा चैलेंजेस जो है इसमें से वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंजेस नहीं है। डायनेस्टी सक्सेशन ये चैलेंज तो है
पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो ये नहीं बताना है, नॉट बताना है ना, तो ये तो है तो नहीं बोल आंसर होगा। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी सही, ये भी सही बात है, तो सही है तो गलत है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है, यूज ऑफ मनी मसल पावर, सही बात है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन कहाँ होता है बाबू, इलेक्शन का तो टाइम फिक्स होता है, इलेक्शन का टाइम फिक्स होता है, उतना ही पे इलेक्शन होगा। बोल रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी पे चलता है, सही बात है। लीडरशिप पे चलता है, सही बात है। मिलिट्री फोर्स क्या करेगा इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत ही सही होगा। आंसर सी आपका ऑप्शन सही है, आंसर सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में लगभग 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे वो क्या बोलते थे सर, डच बोलते थे। क्या बोलते थे, डच बोलते थे। ये सब रट के रखोगे कि डच कौन सा बोलता था, फ्रेंच कितना बोलता था, कौन से रीजन में रहते थे, है ना, कितना परसेंट रहते थे वो लोग। अब सिंघाला को बोल दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज को बोल दिया गया था, सिंघाला को। सिंघाला को बोल दिया गया था श्रीलंका में, क्या बोल दिया गया था सिंघाला को, कि यही है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पावर शेयरिंग का फॉर्म नहीं है, इसमें से कौन सा है जो पावर शेयरिंग का फॉर्म नहीं है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सही बात है। डिफरेंट सोशल ग्रुप, अरे नहीं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। और पावर कंसंट्रेटेड इन सिंगल अथॉरिटी, नहीं, ये गलत है। तो ये गलत है तो यही सही हो जाएगा, ये गलत है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। बाकी कोई भी नहीं नहीं नहीं। अभी नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि सही है, सही नहीं पूछा है। क्या पूछा है, सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, देख लोगे सब चीज, और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आप लोगों का, इसीलिए हम आपको सीधा बोलते हैं थैंक यू, ठीक है। और भगवान करे कि आपका एग्जाम बढ़िया जाए, आप फाड़ के हैं, है ना। और मेरे तरफ से आपको एसएसटी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब जो भी यहाँ तक देखे हैं सबको ऑल द बेस्ट, फाड़ के आइएगा, झंडा गाड़ के आइएगा। थैंक यू।